हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा परीक्षा 2021 के लिए आज हम लोग एडिटेरिया वॉल्यूम 2 का सेट 5 देखने वाले हैं। इससे पहले 1 से लेकर 4 तक मैं सेट आपको करा चुका हूं, जिसका लिंक नीचे मिल जाएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तब पर भी बताइएगा, और अपना स्कोर भी ज़रूर बताइएगा कि टोटल क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया। सर, सब करेंट अफेयर में अप टू डेट कर दिया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है। तो विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान किससे किया गया है? तो ये एक तो राष्ट्रपति हो जाएंगे और एक राज्यपाल हो जाएंगे। इनको आपको विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये प्रावधान किस आर्टिकल में दिया है? तो आर्टिकल 361 में दिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति जो किया जाता है ये आपको राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति को महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो आर्टिकल 61 के तहत। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिए, ये पूछता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल है? तो वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत इसमें से कौन सा है? ये कौन कहाँ दिया हुआ है? तो ये आर्टिकल 19 में दिया गया है। फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 19 में ही आपको ये मिलता है, वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता, सही बात है, यह है। प्रदर्शन और विरोध करने का भी स्वतंत्रता है, चुप रहने का भी स्वतंत्रता है, लेकिन हड़ताल करने का स्वतंत्रता नहीं है। ठीक, तो ये ऊपर से आपको तीनों हो जाएगा। ये आपका फंडामेंटल राइट दिया गया है। तो 2 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3 सभी ये आपको दिया गया है। ठीक, फंडामेंटल राइट के तहत आपको आर्टिकल 19 के फर्स्ट से लेके आगे तक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित की है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? राज्य जो होगा ये क्या करेगा? न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। ये किस आपको आर्टिकल में दिया है? तो आर्टिकल 50 में दिया है। डीपीएसपी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसकी जिसे राज्य की नीति तत्व बोला जाता है, संविधान के भाग 4 में है। और ये प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। इसी के आर्टिकल 50 में आप देखिएगा तो ये दिया हुआ है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। ठीक है, और जो भी इंटरनेशनल रिलेशन बनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध उबंध के बारे में, ये आर्टिकल 51 के तहत दिया हुआ है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। देखिए आ गया क्वेश्चन। तो भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद कौन धारण करता है ये आपको बताना है। तो ये आपको राज्यपाल धारण करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और जब मतलब आपको राष्ट्रपति को हटा भी सकता है। ठीक, और बाकी प्रधानमंत्री तो वो तो लोकसभा के बहुमत अगर रहेगा तो वो प्रधानमंत्री बने रहते हैं, या अपने इच्छा से आप त्यागपत्र दे सकते हैं। राज्य के आपको जो महालेखक और परीक्षक होते हैं, जिसे कैग बोला जाता है, भारत सरकार के कैग। ठीक, तो ये जो है इनकी भी नियुक्ति जो किया जाता है, ये आपको जो अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जब मन चाहे राष्ट्रपति इन्हें हटा नहीं सकती, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर मुख्य रूप से क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, 4 के आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत की संसद निम्न में से किससे मिलकर बनती है? भारत की जो संसद है ये निम्न में से किससे मिलकर बनती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो संसद में मैं बार बार बताता हूं, एक तो लोकसभा आ जाता है, राज्यसभा आ जाता है और राष्ट्रपति, ये तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण होता है। तो 1, 2, 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए 1, 2, 3 सी में दिया हुआ है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको सी। और ये आर्टिकल 79 में आपको संसद के बारे में दिया हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा कि संसद में कौन कौन रहेगा। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, संविधान सभा के मूल अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शिता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अल्पसंख्यक हुए या मूल अधिकार हुए, इस जो समिति बनाए गए थे, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, ये बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे भारत के प्रथम गृह मंत्री थे और प्रथम उप प्रधानमंत्री भी ये चुने गए थे। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। स्टैच्यू ऑफ जो यूनिटी है ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और ये गुजरात में स्थित है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही स्टैच्यू है। ठीक, 31 अक्टूबर को हम लोग एकता दिवस के रूप में इन्हीं की जन्मतिथि को मनाते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 6 का आंसर सी हो जाएगा। और जो आपको यहाँ पर अलग अलग दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के प्रथम आपको राष्ट्रपति थे। जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम आपको प्रधानमंत्री थे, ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के में कुल कितने सदस्य? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति में इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसके सदस्यों की संख्या 7 थी और इसके अध्यक्ष जो थे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभा में प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य? तो 7 थे। 7 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर देखिए प्रस्तावना के संदर्भ में सही है? प्रस्तावना जो प्रेम्बल है उसके बारे में बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो ये दिया है कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये दे रहा है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि केशवानंद जो भारतीय केस आया था 1973 में, जो कि आपको मूल ढांचा के प्रावधान को बताया था, उससे पहले आपको संविधान जो सभी ये आपको प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाता था, लेकिन उस समय ये बताया गया कि प्रस्तावना जो प्रेम्बल जो है ये संविधान की कुंजी है या संविधान का भाग है। ठीक है, और इसमें भी संविधान का जब भाग है तो ओबीसी सी बात है, आर्टिकल 368 के तहत इसमें आपको संशोधन किए जा सकते हैं। ठीक, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये संविधान का भाग है अभी और इसमें संशोधन किए जा सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, संशोधन किए जा सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये आपको एक बार संशोधन हुआ भी है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जो 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया, अखंडता,
एक समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, चिन्ह शब्द जोड़ा गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा, ये पूछ रहा है कौन सा सही है, तो ये फर्स्ट वाला सिर्फ सही है, 8 के आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, देश के शासन में मूलभूत और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो राज्य का कर्तव्य होगा, कोई भी कानून बनाएगा तो इसको लागू करना। ये किसके बारे में कहा गया है, तो ये राज्य के नीति निषेध तत्वों का कहा गया है, डीपीएसपी को कहा गया है। 9 के आंसर क्या हो जाएगा, बी। डीपीएसपी हमारे संविधान के भाग 4 में है और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। देखिएगा इसमें से आपको आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इसका प्रावधान दिया गया है। और जो मूल अधिकार है ये आपको यूएसए के संविधान के बिल ऑफ राइट से लिया गया है। मूल अधिकार को ही आपको क्या बोला जाता है, तो संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ये संविधान के भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक अभी 6 मौलिक अधिकार आपको मिले हैं। मूल जो कर्तव्य था ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और भी जो मूल कर्तव्य है ये आपको 11 मूल कर्तव्य है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 16वीं समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो 9th के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। सरकारी आयोग का गठन किया ही गया था केंद्र राज्य संबंधों को जांचने के लिए और इस पर सुझाव देने के लिए, और इसका गठन जो किया गया था 1983 में किया गया था और अपना रिपोर्ट इसने दिया था 1988 में, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। मैंने आपको बताया था क्षेत्रीय परिषद के बारे में, और इससे पहले क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। क्षेत्रीय परिषद एक संविधानिक निकाय है, संविधानिक गलत बात है। क्षेत्रीय परिषद एक संविधानिक निकाय नहीं है, ये संविधान में इसका वर्णन नहीं था। ये एक संविधिक है, संविधिक, संविधानिक और संविधिक में अंतर होता है। एक तलाकर जो बनाया जाता है संविधिक होता है, तो एक संविधिक निकाय है, न कि संविधानिक है। तो ये तो आपको साफ साफ गलत हो गया। इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर किया गया, ये बात सही है। इसका गठन जो किया गया था ये किया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 का आया था, इसके आधार पर यह किया गया था। और वर्तमान में 6 आपको जो क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख किया गया है, ठीक। और इसके जो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होते हैं ये भारत के गृह मंत्री होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो 11 के आंसर सिर्फ 2 सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकते हैं। तो मंत्रिमंडल के लिखित, पहले ये नहीं था कि मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश मिलेगा तभी आप राष्ट्रीय आपात की घोषणा आर्टिकल 352 के तहत कर सकते हैं। लेकिन ये कब जोड़ा गया, तो जब आप देखिएगा तृतीय आपात लागू कर दिया गया था इंदिरा गांधी के, जो कि आंतरिक अशांति के कारण लागू किया गया था, और 1975 से 77 में तो उसका मिसयूज किया गया था आपातकाल का, ठीक। और उसी को बदलाव करने के लिए आप देखिएगा तो 1977 के बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार आती है तो उसी में आप देखिएगा संविधान संशोधन होता है 1978 में। कौन सा संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। और उसमें कह दिया जाता है कि अगर मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश देता है तभी राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपात लागू कर सकते हैं। तो ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकल्पना किस देश के संविधान से आपको ग्रहित किया गया है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जो संकल्पना है ये संविधान कौन से है, तो ये जापान के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आपको कहाँ से लिया गया है, तो ये जापान से। और विधि के समक्ष समानता वाला कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन के ये लिया गया है प्रावधान से, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति होती है। तो नियंत्रक जिसे कैग बोला जाता है, इनके सदस्यों और जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और ये कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो आर्टिकल 148 के तहत किया जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। 14 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, नियंत्रक और महालेखक परीक्षक, जिसे शॉर्ट में कैग बोला जाता है, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 148 के तहत 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा तृतीय, देखिए प्रथम क्षेत्र प्राथमिक जिसमें कृषि उसी आ जाता है आपको, द्वितीय में आपको कोई भी आप देखिएगा उद्योग आ जाता है, तृतीय में आपको सेवा क्षेत्र वाला आ जाता है। ये पूछ रहा है कि कौन सा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये देखिएगा बैंकिंग, बीमा, स्कूल, ये सभी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो उपयुक्त में से डी हो जाएगा। ये सभी आते हैं। अगर पूछता कि ये पूछ रहा है कौन से नहीं आते तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, तो ये तो सभी आते हैं। तो नहीं में आते हैं तो क्या है, आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक। यही अगर ये हटा देता ना तो ये आपको तीनों आते हैं आपको तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, लेकिन यहाँ नहीं दिया हुआ है तो ये सबको ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कि जल्दीबाजी में बस लगाकर चल दिया आगे, नहीं। 15 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता का बल दिया गया है। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। ये कौन से पंचवर्षीय योजना में थी, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 में जब लागू किया गया था इंदिरा गांधी द्वारा, तब वो आपको दिया गया था। और इसमें गरीबों को ही आपको हटाने शुरू कर दिए थे, गरीबी तो छोड़िए, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। 16 के आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है। मुद्रास्फीति हुआ या बेरोजगारी हुआ, इसके मध्य में जो संबंध है उसको क्या दर्शाता है, तो कौन सा चक्र चलाता है, तो फ्लिप्स चक्र दर्शाता है। फ्लिप्स चक्र, ये वक्र माफ कीजिएगा, फ्लिप्स वक्र दर्शाता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
ए हो जाएगा। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है फिलिप्स वक्र, ये ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन पूछता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। तो घाटे के वित्तीय व्यवस्था पर अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है। तो ये मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था में अर्थव्यवस्था पर क्या हो जाता है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। बात ध्यान में रखिए। 18 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे जो अच्छा आपको माप है, ये आपको इसी से मुद्रास्फीति के बारे में पता चलता है। ये आपको है कौन सा, तो ये है आपको उपभोक्ता मूल्य सूचांक। उपभोक्ता मूल्य सूचांक, वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचांक भारत में मुद्रास्फीति का सबसे अच्छा माप है, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यहाँ देखिए थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है लेकिन मैं पढ़कर सुना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निर्धारणता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी हुई है। जो आपको निर्धारणता है इसके दुष्चक्र के जो है, दुष्चक्र जिसे बोला जाता है, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। तो निर्धारणता के दुष्चक्र जो है इसका अवधारणा दिया गया है रेगन नक्स द्वारा, रेगन रक्स द्वारा दिया गया है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पक्का टपकने वाला है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 51 से 56 के बीच में था, और ये कौन सा मॉडल पर आधारित है, तो ये है आपको हेरोड डोबर मॉडल पर, हेरोड डोबर मॉडल पर। और द्वितीय जो है ये नेहरू महानोबेलिस के मॉडल पर आधारित है। प्रथम पर कृषि दिया गया था ज़्यादा महत्व में, और द्वितीय पर आपको उद्योग को महत्व दिया गया था। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्न में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है। इसमें से कौन सा व्यापक मुद्रा कहलाती है ये आपको बताना है। तो M3 जो है ये आपको क्या कहलाती है, एक व्यापक मुद्रा कहलाती है, ठीक। तो 22 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्न में कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है। इनमें से कौन से मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, तो यह है खुले बाजार की क्रिया। खुले बाजार की क्रिया जो है एक प्रकार का आपको मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण नहीं है। बाकी साख राजनीति, नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्रवाई, ये सब आपको गुणात्मक उपकरण कहलाते हैं आपको मौद्रिक नीति के। क्वेश्चन नंबर आपको 24 देखिए, आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है। आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है ये आपको बताना है। तो आरबीआई का लेखा वर्ष जो होता है ये 1 जुलाई से होता है 30 जून तक, 1 जुलाई से 3 जून तक। आरबीआई हमारा राष्ट्रीय बैंक है। 1935 के जब एक्ट आया था तो ये आपको बना था हमारा आरबीआई, ठीक। वैसे 1934 में ये बता दिया गया था एक आपको रिजर्व बैंक होना चाहिए भारत के लिए। और इसका मुख्यालय जो है ये आपको महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा। और जितना भी रुपया आपको करेंसी जारी किया जाता है उस पर आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनका दस्तखत होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यदि प्राथमिक घाटे से ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर दिया जाए। देखिए प्राथमिक घाटे में, यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान भी सम्मिलित कर लेते हैं तो उसे ही क्या बोला जाता है, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा किसे बोला जाता है, तो आपको प्राथमिक घाटा में आपको ब्याज भुगतान जोड़ दिया जाए। तो यहाँ से आप अगर फॉर्मूला लगा लें तो प्राथमिक घाटा बराबर क्या हो जाएगा, या राजकोषीय घाटा बराबर क्या होगा, राजकोषीय घाटा का फॉर्मूला हो जाएगा आपको प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। और यहाँ पर अगर पूछे कि राजकोषीय घाटा किसे कहा जाता है या प्राथमिक घाटा किसे कहा जाता है, तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान कर सकते हैं, ठीक। या ब्याज भुगतान किसे कितना दिया जाएगा, तो राजकोषीय घाटा माइनस प्राथमिक घाटा कर दीजिएगा तो ब्याज भुगतान निकल कर आ जाएगा। तो ऐसे कर आप यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 से निम्न में से भारत में किस समूह के चट्टानें धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है। धात्विक खनिज सबसे ज्यादा पाए जाते हैं इस चट्टानों में, ये कौन से चट्टान है ये आपको बताना है। तो यह है धारवाड़ समूह के चट्टान। धारवाड़ समूह के चट्टान बहुत आपको अधिक धात्विक है, और इसमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अब्रक, कोबाल्ट, तांबा, सीसा ये सब पाए जाते हैं, ये भी ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है। ये कौन से सुमिलित नहीं है, तो केद्रुमुख। केद्रुमुख आपको दिखेगा कर्नाटक वाला क्षेत्र में, केद्रुमुख जो है ये लौ एस के लिए है, बात सही है। कोलार जो है ये कोलार कर्नाटक में पड़ता है, सोना के लिए, ये भी सही है। कोडरमा दे रहा है चांदी। देखिए कोडरमा चांदी के लिए नहीं, अब्रक के लिए जाना जाता है, ठीक। और भारत में ही सबसे ज्यादा अब्रक होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो कोडरमा आपको अब्रक के लिए जाना जाता है। जवार जो राजस्थान में स्थित है ये आपको जास्ता के लिए जाना जाता है, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका आपको ए बी डी सम्मिलित है, डी नहीं आपको सी नहीं सम्मिलित है, ठीक। तो सी नहीं सम्मिलित है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। कोडरमा जो है ये आपको अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्न में से कौन पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देखिए इससे बताना है कि कौन से पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 28 है, तो ये आपको पेट्रोलियम का, देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा इसमें आंसर आप देखिएगा, जब सेट आप लगाते होंगे तो इसमें थोड़ा आंसर आपको डिफरेंट दिया हुआ है, ठीक। लेकिन मैं आपको जो अभी डाटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 2021 वाला डाटा के मैं आपको बता रहा हूँ, इस डाटा के अकॉर्डिंग देखिएगा तो सबसे ज़्यादा जो पेट्रोलियम का उत्पादक राज्य है ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र है, इसे याद रखिएगा। और अगर अभी क्वेश्चन देगा आपको जैसे कि बॉम्बे हाई कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र में, और वहीं पर सबसे ज़्यादा आपको पेट्रोलियम का उत्पादन होता है जो कि महाराष्ट्र में 40% होता है, और राजस्थान में आपको 22% होता है। ये जो क्वेश्चन ये 2017 का क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों उस समय का क्वेश्चन अभी सेट किया गया, क्योंकि 2017 में राजस्थान पहले पायदान पर आ गया था, लेकिन फिर घटकर आपको दूसरे पायदान पर राजस्थान आ गया है। पहले पर अभी भी आपको सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक राज्य जो हो जाएगा ये बॉम्बे हाई या महाराष्ट्र वाला क्षेत्र आप देखिएगा, उसमें 40% के करीब होता है, ठीक। ये मैं आपके ऊपर दे रहा हूँ क्योंकि आपको बुक
बुक में इसका आंसर दिया हुआ है राजस्थान, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग चलिएगा लेटेस्ट अगर डाटा के अकॉर्डिंग तो ये महाराष्ट्र आंसर होगा, क्योंकि 40% जो होगा ये महाराष्ट्र में आपको पेट्रोलियम उत्पादक होता है, और आपको 22% जो अभी होता है ये राजस्थान में, तो राजस्थान दूसरे स्थान पर आता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिएगा डाटा निकालकर, ऑफिशियल डाटा निकालिएगा, ऐसे नहीं गूगल पर मात्र सर्च कर लीजिएगा। ये भी देख लीजिएगा किस डेट में मैं डाटा निकाल रहा हूँ। 2017 में राजस्थान पहले पर था, उस समय ये पीसीएस में क्वेश्चन बने थे, अब उस समय का क्वेश्चन अभी सेट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, असम राज्य की राजधानी कहाँ है? असम राज्य की राजधानी कहाँ है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, तो असम राज्य की राजधानी दिसपुर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कोई भी दिया नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो गुवाहाटी, ऐसे मैं आपको बता दूं, गुवाहाटी में असम जो उच्च न्यायालय है वहाँ पर है, गुवाहाटी में है, गुवाहाटी शहर है, जो बड़ा शहर है असम का, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो 29 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? इसमें से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, और प्रशांत महासागर की पूछ रहा है कि कौन सी जलधारा प्रशांत ठंडी जलधारा है, ठीक। तो जो होमबोल्ट हो जाएगा ये हो जाएगा, ये आपको प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाकी बेंगुला हुआ, फॉकलैंड हुआ, लेब्राडोर हुआ, ये सब आपको अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं, ठीक, और ठंडी। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो अब ये प्रशांत महासागर इसका आकार पूछे तो ये ओ आकार का है, ठीक। और पूछे आपको अटलांटिक महासागर, इसका आकार एस आकार का है, ठीक। अगर हम पूछे हिंद महासागर का तो ये तो देखिएगा भी आकार का है, जैसे इंडिया है नीचे की तरफ प्रदीपीय देखिएगा, वैसे ही आपको हिंद महासागर नीचे की तरफ फैला हुआ है, ठीक। फिर आपको पूछेगा आर्कटिक महासागर, तो वो देखिएगा डाब्लू का आकार का है, ठीक, ऐसे। तो ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा महासागर कौन है, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्न में से कौन सा देश स्थलबद्ध है, इसकी लैंडलॉक कंट्री है, इसमें से आपको बताना है कौन सा देश है जिसका कोई भी सीमा आपको समुद्र से नहीं लगता है। तो जर्मनी का तो लगता है समुद्र से, फ्रांस का भी लगता है और इटली का भी लगता है। इसमें स्विट्जरलैंड जो हो जाएगा ये आपको लैंडलॉक कंट्री हो जाएगा। और स्विट्जरलैंड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है जनेवा, जहाँ पर बार बार आप देखिएगा कोई भी संगठन का मुख्यालय आप देखिएगा जनेवा में, या बैठक भी ज़्यादातर जनेवा में होता है, ठीक। तो कौन कौन संगठन का है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, ये पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी है। और WMO जिसे बोला जाता है विश्व मौसम विज्ञान संस्थान, ठीक। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, आपको जनेवा के स्विट्जरलैंड में। और एक और मुख्यालय रखिए, याद रख लीजिएगा WIPO, इसका भी मुख्यालय जो है इसका भी आपको वहीं पर है, ठीक। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 32 है, स्विस बैंक कहाँ पर स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा, जो स्विस बैंक में काला धन जमा किया जाता है ये स्विट्जरलैंड में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी नहीं है? 32 नंबर प्रश्न को समझिए थोड़ा ध्यान से, कह रहा है कि कौन सी नदी हिमालय के पूर्ववर्ती नदी नहीं है, पूर्ववर्ती नदी नहीं है। मैं यहाँ पर बता दूं कि हिमालय के पूर्ववर्ती नदी कहने का मतलब क्या हुआ कि हिमालय से भी पहले वो नदी विद्यमान हो। हिमालय कौन से स्थान पर है, जहाँ पर पहले टेथिस सागर था। तो ऐसी 3 नदियाँ थी जो कि टेथिस सागर में अपना जल गिराती थी, वो थी सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये 3 ऐसी नदियाँ थी जो कि टेथिस सागर में अपना जल गिराती थी, मतलब कि हिमालय से पहले से थी, क्योंकि हिमालय जो है ये टेथिस सागर पर ही विद्यमान है, ये ध्यान में रखिएगा अभी फिलहाल। तो ये तीसरे के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ से नहीं आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं हटाइएगा तभी इसका आंसर सी होगा, क्योंकि ये पूर्ववर्ती नदी आपको तीनों हो जाएगा। अगर यहां से अगर नहीं रखते हैं तो ये आपको डी लगाना पड़ेगा, इसमें आंसर डी लगाना पड़ेगा। लेकिन आप देखिएगा सेट का आंसर क्या दिया हुआ है, सी दिया है, तो यहां से आपको नहीं हटाना पड़ेगा। और पूर्ववर्ती नदी उसे कहा जाता है जो कि हिमालय के पूर्ववर्ती नदी कहा गया, कि हिमालय के पहले से विद्यमान है। तो सिंधु और सतलज ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के पहले से विद्यमान है, इसलिए हिमालय की ये पूर्ववर्ती नदी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यहां से नहीं हटा लीजिएगा, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये 180 डिग्री देशांतर रेखा से होकर गुजरती है। और यहाँ पर देखिएगा ये आपको कहाँ से होकर गुजरती है, तो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, ठीक। वहीं आप देखिएगा जो समय रेखा है 0 डिग्री, आपको जो देशांतर रेखा होता है समय रेखा कहा जाता है, जो ग्रेट ब्रिटेन से पार होता है, और ये ग्रीनविच से यहाँ पर देखिएगा पार होता है। और ये जो होता है ये आपको अटलांटिक महासागर से पार होता है, और ये जो है ये समय रेखा कहलाता है। और ये जो होता है जो 0 डिग्री आपको देशांतर रेखा होता है ये आपको क्या कहलाता है, 180 डिग्री, माफ कीजिएगा 180 डिग्री वाला क्या कहलाएगा, 180 डिग्री वाला दिनांक रेखा कहलाएगा, और 0 डिग्री वाला देशांतर रेखा क्या कहलाएगा, समय रेखा कहलाएगा, ठीक। तो ये दोनों ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर। 33 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरता है? ये देखिए देशों का नाम याद कर लीजिएगा कि किस देश से गुजरता है, वहां से क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये पूछ रहा है कि कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरता। कर्क रेखा किसे बोला जाता है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो कि हमारे भारत के बीचों बीच से पार होता है, वो आपको कर्क रेखा कहलाता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा बोला जाता है। और कर्क रेखा किससे नहीं होकर गुजरता है, तो ब्राजील से होकर नहीं गुजरता है, ध्यान में रखिएगा। अगर भारत में पूछे कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो मुख्यतः 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें से गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है।
ऐसे याद रखिएगा, ये 8 राज्य। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? अरब सागर में मुख्यतः आप देखिएगा गिरने वाली नदियां जो है ये रिफ्ट वैली बनाते हुए गिरता है, और ये यहाँ पर नर्मदा हो जाएगा, फिर ताप्ती हो जाएगा, फिर साबरमती आपको देखिएगा यहाँ पर गिरता है, पेरियार देखिएगा ये भी आपको जाकर अरब सागर में गिरता है, गंगा वैली अरब सागर में गिरता है, लेकिन गोदावरी जो है ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरता है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, और भारत की पूछे सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो ये गंगा नदी है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है ये आपको बताना है कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो ये इसका आंसर आप बताइए। ठीक, तो भारत का सबसे छोटा जो जिला है ये आपको माही जिला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो कि पांडुचेरी में स्थित है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 के निम्न में से कौन सा राज्य तीनों देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता? 3 देश के साथ कौन सा राज्य है भारत का जो कि नहीं बनाता है अपना सीमा रेखा, बाउंड्री नहीं बनाता? तो अरुणाचल प्रदेश तो बनाता है, किससे? तो अरुणाचल प्रदेश भूटान हो गया, एक तरफ भूटान हो जाता है, ऊपर आपको चाइना हो जाता है, और आपको इधर आपको पूरब की तरफ आपको म्यांमार हो जाता है। सिक्किम भी बनाता है, दोनों तरफ, एक तरफ तो आपको भूटान हो गया, एक तरफ नेपाल हो गया, ऊपर की तरफ आपको चाइना हो जाएगा। ठीक, मिज्जो देखिए, मिज्जो और आपको पश्चिम बंगाल में कंफ्यूजन होगा। पश्चिम बंगाल भी 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। एक तो आपको नेपाल का छोटा सा सीमा लगता है, और भूटान से भी सीमा लगता है, और सबसे बड़ा सीमा इसका बांग्लादेश से लगता है। ठीक, मिजोरम का नहीं, मिजोरम मात्र 2 देशों के साथ सीमा बनाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, जो कि 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता पूछ रहा है, तो मिजोरम हो जाएगा। यहां पर मैं आपको बता दूं कि मिजोरम ऐसे 2 ही आपको है, जिससे आपको बांग्लादेश हुआ और म्यांमार यहाँ पर आपको देखिएगा सीमा बनाता है। क्वेश्चन नंबर आपको देखिए 38 देखिए, प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है? देखिए, एक चक्रवात होता है, एक प्रति चक्रवात होता है। तो प्रति चक्रवात जो आता है, इसमें आपको क्या होता है, मौसम जो होता है वो स्वच्छ आसमान आपको आसमान दिखाई देता है। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, लाइकेन सबसे अच्छा सूचक है। तो लाइकेन किसका सबसे अच्छा सूचक है ये आपको बताना है। लाइकेन किसका है, तो ये आपको लाइकेन जो है ये आपको वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक माना जाता है। ठीक, ये आपको कवक और शैवाल से मिलकर लाइकेन बनता है, और यहाँ पर आपको वायु प्रदूषण के सबसे अच्छा सूचक माना जाता है। 39 का आंसर ए हो जाएगा। 40 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध बाई डेट आपको याद करना है, और बक्सर का युद्ध भी बाई डेट याद करना है, क्योंकि युद्ध जो पूछा जाता है ये फैक्चुअल अगर डाटा देता है तो आप बाई डेट दे देता है, इसकी डेट भी पूछ देता है कि किस डेट में हुआ था। ठीक, तो प्लासी का युद्ध तो सभी लोग जानते हैं कि 1757 में हुआ था, लेकिन किस डेट को हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था, ये बात ध्यान में रखिएगा। वैसे ही बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध निर्णायक युद्ध था वो भी, और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो कहीं कहीं 22 अक्टूबर देता है, और कहीं कहीं 23 अक्टूबर देता है। ठीक, तो 22 और 23 अक्टूबर में ही आपको देगा, ये 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? सहायक संधि किसका देन है? तो लॉर्ड बेल्जली का देन है। ठीक, लॉर्ड बेल्जली है उसका सहायक संधि आपको जो करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये प्रथम भारतीय राज्य जो था हैदराबाद है। कौन सा था? हैदराबाद, सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, भारत में नागरिक सेवा के जनक किसे माना जाता है? भारत में नागरिक सेवा के जनक किसे माना जाता है ये आपको बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 42 है। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, यहाँ पर देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस का हो जाएगा, सिविल सेवा के भी जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही। और सबसे पहले कौन से देश में सिविल सेवा स्टार्ट हुआ था? तो ये चीन में हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप आराम से लगा लेना होगा। आगे देखिए, आगे भी बहुत बेबियाई क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, तो ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है ये आपको सिविल सेवा के जनक, और विलियम बेंटिंक तो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, और ठगी प्रथा का उन्मूलन, ये सब विलियम बेंटिंक से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति, राज्य हड़पने की। क्वेश्चन नंबर 43, महलवाड़ी भू राज्य व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? महलवाड़ी देखिए 3 प्रकार की भू व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन पूछता है, और कौन कौन से पूछता है? तो आपको एक होता है जमींदारी, फिर होता है आपको जमींदारी के बाद एक आपको क्या आता है, जमींदारी या अस्थाई बंदोबस्त, दोनों एक ही नाम है, जमींदारी या अस्थाई बंदोबस्त। ठीक, एक होता है रैयतवाड़ी, एक होता है महलवाड़ी। ठीक, तो सबसे ज़्यादा जो था ये रैयतवाड़ी था, सबसे ज़्यादा जो था रैयतवाड़ी था, मतलब क्षेत्र पर 51% क्षेत्र पर फैला था भारत में। और उसके बाद जो था ये आपको कौन सा स्थान आता था? तो उसके बाद आपको आता था ये वाला महलवाड़ी के स्थान आता था। फिर आपको क्या कि उसके बाद किसका स्थान आता था? तो महलवाड़ी के बाद आपको आता था अस्थाई जमींदारी या अस्थाई अब जो बंदोबस्त है इसका स्थान आता था, कि जो कि 19% भूभाग पर फैला था। अब ये पूछ रहा है कि महलवाड़ी राज्य व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये जो लागू किया गया था ये मैकेंजी द्वारा, हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लागू किया गया था महलवाड़ी। और ये 1819 में कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश हुआ, कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश और पंजाब में लागू किया गया था। कहाँ पर? तो ये ध्यान में रखिए, फिर से मैं बता दूं, महलवाड़ी जो लागू किया गया था कुछ क्षेत्र में आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में लागू किया गया था। ठीक, टोटल आप देखिएगा 30% क्षेत्र पर यह लागू किया गया था। इसके बाद आप देखिएगा रैयतवाड़ी किसने लागू किया गया था? तो रैयतवाड़ी के लिए थॉमस मुनरो द्वारा जारी थॉमस मुनरो 51% आपको क्षेत्र पर यह लागू हुआ था।
और ये आपको महलवाड़ी 30% क्षेत्र पर लागू हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये आपको टॉमस मुनरो जो हो जाएंगे, ये रैयतवाड़ी हो जाएंगे। और रैयतवाड़ी कहाँ कहाँ क्षेत्र पर था, तो मद्रास था, मुंबई था और असम था, ठीक। और उसके बाद आता है जमींदारी। तो जमींदारी तो आप अगर उत्तरी भारत में रहते होंगे तो बार बार सुनते होंगे जमींदारी। तो जमींदारी अस्थायी बंदोबस्त 19% क्षेत्र पर लागू था। ये आपको कौन से लागू किए थे, तो कर्नवालिस लागू किए थे, जो कि बंगाल, उड़ीसा, बनारस, बिहार और कुछ क्षेत्र जो है उत्तरी कर्नाटक का था, यहाँ पर लागू किया गया था कर्नवालिस द्वारा। कौन सा, तो ये अस्थायी बंदोबस्त, ये जमींदारी प्रथा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इसका आंसर जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, किताब उल हिंद की रचना किसने की थी। किताब उल हिंद है, इसकी रचना किसने की थी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 है, अलबरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा 44 का आंसर सी। देखिए काफी लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैं अब जल्दी जल्दी आपको आंसर बता रहा हूँ, और जहाँ फैक्ट जरूरी होगा वही मैं आपको बताते चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सा सिकंदर के समकालीन था। सिकंदर के समकालीन कौन था, ये आपको बताना है। अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर बोला जाता है, ठीक, ये आपको बताना है। इसके बाप का नाम राजा फिलिप था सिकंदर के। और ये आपको बताना है, ये इस समय भारत में कौन थे, तो घनानंद है। और इनको ही आपको चंद्रगुप्त मौर्य आपको किसके सड़क की सहायता से अब हटा देते हैं, ठीक। तो 45 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे। अष्टदिग्गज आपको 8 प्रधान कवियों का ये था, आपको एक गुण था। और अष्टदिग्गज जो रहते थे ये कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। किसका आंसर हो जाएगा बी। और यहाँ पर पूछ सकता है कि अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे, तो शिवाजी के अष्टप्रधान रहते थे, ठीक। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा नवरत्न किसके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय देगा या आपको देगा अकबर, ये दोनों में से दे सकता है। क्योंकि प्राचीन काल में नवरत्न जो रहते थे ये आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में रहते थे, और अकबर के काल में आपको देखिएगा कि नवरत्न भी रहे हैं, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 47 देखिए, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कौन सा अभिलेख से प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। और सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा किया गया था, यह ध्यान में रखिएगा। राजा राम मोहन राय ने बहुत सहयोग किया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो किस युद्ध के पश्चात आपको बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। देखिए सबसे पहला जो युद्ध होता है पानीपत का प्रथम युद्ध, जहां पर मुगल वंश की स्थापना हुआ था 1526 में। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच इब्राहिम लोदी मारा जाता है, ठीक। फिर उसके बाद अगले ही साल आपको देखिएगा कि युद्ध होता है, और ये कौन सा युद्ध था, खनवा की युद्ध था। खनवा की युद्ध में ही आपको ये गाजी को आपको उपाधि धारण किया था कौन, तो बाबर ने, ठीक। और जिहाद का भी नारा दिया था। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। बाबर ने खनवा की युद्ध जो 1527 में हुआ था, गाजी को उपाधि धारण किया था, ठीक। और यहीं पर इनको बदशाह या कलंदर की भी उपाधि दिया जाता है, ठीक। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। और बाबर ही आपको क्या है, तो मुगल वंश के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 49 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था। तो ये पहले भी मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ, लॉर्ड कर्जन के काल में ही ये पारित हुआ था। आपको 1903-4 में आप देखिएगा ये आता है। तो विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के काल में ही हुआ था। और कर्जन का काल कब है, तो बंगाल का भी विभाजन इसी के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के ही काल में। 1899 से लेके 1905 तक आप देखिएगा इसका ही शासनकाल आता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किस बौद्ध संगीत के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई थी। देखिए 4 मुख्यतः बौद्ध संगीत हुए हैं, जिसमें अलग अलग आपको रचना किया गया है, जो भी बौद्ध धर्म ग्रंथ है, जिसे त्रिपिटक बोला जाता है। त्रिपिटक मतलब क्या होता है, 3 पिटारा होता है। त्रिपिटक मीन्स 3 पिटारा। ये त्रिपिटक में कौन कौन आ जाता है, शुद्ध पिटक आ जाता है, विनय पिटक आ जाता है, अभिधम पिटक। लास्ट वाला जो है अभिधम पिटक, ये तृतीय बौद्ध संगीति में आपको किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति याद रखिएगा। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के शासनकाल में हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, राजगिरी में हुआ था। द्वितीय कब हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, वैशाली में। तृतीय कब हुआ था, अशोक के शासनकाल में, पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथा कब हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में, कुंडलग्राम जो है कश्मीर में है वहां पर हुआ था, ठीक। तो ये चौथों और चारों जो है बौद्ध संगीत याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में घटनाओं में सही कलाक्रम कौन है। सही कलाक्रम आपको बताना है, जो भी ये घटना है इसका। तो पहला दे रहा है क्रिप्स मिशन, दूसरा दे रहा है अगस्त प्रस्ताव, तीसरा दे रहा है भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा दे रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो ये कब आया था, सबसे पहले आप देखिएगा अगस्त प्रस्ताव आता है। यहाँ पर क्या आता है, अगस्त प्रस्ताव कब आता है, तो ये 1940 में ही आता है। अगस्त 1940 में आता है, इसलिए इसका नाम अगस्त प्रस्ताव है। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह इसके बाद ही अक्टूबर में देखिएगा, अक्टूबर आपको 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो ये सबसे पहला ये होगा अगस्त 1940 में। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940 में आता है, तो दूसरे स्थान पर ये हो जाएगा। फिर आप देखिएगा कौन सा आता है, तो क्रिप्स मिशन आता है तीसरे स्थान पर, ठीक। ये कब आता है, तो मार्च 1942 में आता है। और फिर भारत छोड़ो आंदोलन 8 से 9 आपको अगस्त आपको पता है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सबसे पहले दूसरा आना चाहिए। सबसे पहले दूसरा आएगा, तो यहाँ पर आएगा दूसरा, फिर आपको चौथा, और फिर यहाँ पर पहला, और फिर तीसरा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 51 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। तो एकता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था।
ये माफ कीजिएगा इल्तुतमिश द्वारा, इक्ता नहीं, इक्ता जो है इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक तो आपको जो इल्तुतमिश जो है उसके आपको जो आता है किस वंश से आता है, गुलाम वंश से, तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक। और अगर वास्तविक पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक सबसे पहला कौन था, तो इल्तुतमिश था, ठीक। ये भी ध्यान में रखिए, क्वेश्चन ऐसे पूछता है। ऐसे मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत ही गुलाम वंश से शुरू होती है, ठीक। और गुलाम वंश की स्थापना या मामूली वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक कहा था, लेकिन वो अपने को ही सिपा सलार की उपाधि तक सीमित रखा था, ठीक। मतलब कि जो वो अपने को ये नहीं कि मैं सल्तनत काल का राजा घोषित अपने को नहीं किया था, एक तरफ से देखा जाए तो, ठीक। तो 52 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, माफ कीजिएगा 52 कहाँ, 52 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 52 के आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। और कुतुब मीनार की तो शुरुआत किया था ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था, लेकिन इसके आपको जो पूरी तरीके से खत्म किया गया ये इल्तुतमिश के शासनकाल में किया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। आपको ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि तुर्क चहलगानी की स्थापना किसने किया था। 40 जो बड़े बड़े सरदार तुर्क थे उनको मिलाकर ये किया गया था, और ये आपको इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। ये भी ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन पूछता है कि ये तुर्क चहलगानी जो आपको था दल था, उसको खत्म किसने किया था, तो बलबन ने किया था। बलबन ने ही आपको लॉ एंड रक्त की नीति लागू किया था, सदन अपाउस की जो प्रथा यह लागू किया था, ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, निम्नलिखित में कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के लिए से जुड़ा हुआ है। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की जो नीति है ये कौन जुड़ा है, तो जॉन लॉरेंस जुड़ा हुआ है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका जो शासनकाल है 1864 से लेकर 1869 के बीच में आता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना किया था। तो कौन से सिख गुरु थे जो कि अकाल तख्त की स्थापना किए थे, तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछता है। तो सिख गुरु के छठे गुरु जो थे, सिख में छठे गुरु, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरु हरगोबिंद जी। क्वेश्चन नंबर 55 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्यकाली परिषद की सदस्यता किसने इस्तीफा दे दी। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और यहाँ पर देखिएगा जब इसका कांड हुआ था तो ये अमृतसर में हुआ था, और जो जनरल डायर था उसने ही गोली चलाने का ऑर्डर दिया था, और काफ़ी लोग मारे गए थे यहाँ पर। तो ये शंकरन नायर ने ये इस्तीफा दिया था। किसने, शंकरन नायर ने आपको इस कारकानी परिषद से, जो गवर्नर जनरल के कारकानी परिषद, उससे इस्तीफा दे दिया था। और नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाया था, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लगाया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपको देखिए 56 देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 है कि प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। सबसे पहले जो दिल्ली दरबार लगा था ये 1857 की क्रांति के कुछ साल बाद ही लगता है, इसकी 1877 में लगता है, ठीक। और इसी में आपको क्या कहा जाता है, तो महारानी विक्टोरिया को क्या घोषित कर दिया जाता है, महारानी घोषित कर दिया जाता है। केसर ए हिंद की उपाधि दे दिया जाता है महारानी विक्टोरिया को, ठीक। मतलब कि भारत के भी वो महारानी घोषित कर दिया जाता है। तो प्रथम को हुआ था 1877 में। ये पूछ रहा है कि दिल्ली दरबार प्रथम जब कब लागू था, किसके शासनकाल में, तो ये उस समय जो शासनकाल था ये लॉर्ड लिट्टन का शासनकाल था। तो लॉर्ड लिट्टन यहाँ पर आंसर हो जाएगा, 56 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर दो और आपको दिल्ली दरबार है, ये याद रखिएगा। एक आपको 1903 में दिल्ली दरबार लगा था, 1903 में जो लगा था ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में लगा था, और एक 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। 1911 में जो दिल्ली दरबार लगा था ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में लगा था, ठीक। तो ये ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, शक्ति का विमीय सूत्र होता है, जो शक्ति है इसका विमीय सूत्र क्या होता है, तो देखिए ये आपको बताना है शक्ति का क्या होता है, वर्क बटा में टाइम होता है, ठीक। और इसका विमीय सूत्र आप निकाल लीजिएगा, तो इसका विमीय सूत्र निकल करके आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, निकाल लीजिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक, सी। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश के पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। देखिए प्रकाश के पौधे आपको क्लोरोफिल के कारण ही आपको अपना खाना वाना बनाते हैं, और क्लोरोफिल के कारण ही आप देखिएगा कि हरा होते हैं प्रकाश के पौधे, और सूरज के प्रकाश में अपना खाना बनाते हैं, ठीक। और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रकाश ये अवशोषित करते हैं, या किस रंग के प्रकाश के पौधे तीव्र अवशोषण करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये जो करते हैं नीला और लाल को करते हैं, किसका, नीला और लाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, गन मेटल किसका मिश्र धातु है। जो गन मेटल है किसका मिश्र धातु ये पूछ रहा है आपसे। तो गन मेटल जो मिश्र धातु है, कॉपर हुआ, एसन हुआ, और जिंक हुआ। मतलब कॉपर टीन जिंक से आपको मिलकर बनता है, आपको तो गन धातु बनता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 69 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर ए था। क्वेश्चन नंबर 60 है, चश्मे का लेंस किस कांच से बनाया जाता है। जो चश्मे के लेंस है ये किस कांच से बनाया जाती है आपको बताना है। तो ये जो बनाते हैं क्रुक्स कांच से बनाया जाता है, क्रुक्स कांच से ये बनाया जाती है, ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, चश्मे के लेंस। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है। जो नेत्रदान है इसमें कौन सा भाग दान दिया गया। नेत्र में आपको रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब, लेकिन दान कौन से दिया जाता है, कॉर्निया को दान दिया जाता है, ठीक। कोई भी आपको नेत्र दान करता है तो मुख्य रूप से कौन सा दान करता है, तो ये आपको कॉर्निया दान करता है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 61 के आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तापमान बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, सही बात यहाँ पर दे रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये तो सही है। तापमान बढ़ने से आपको वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये भी सही है। आर्द्रता बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत दिया हुआ है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 62 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 62 के आंसर आप लोगों को सी लगा लेना हो। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, प्रत्वर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने की युक्ति क्या है। प्रत्वर्ती धारा को दिष्ट धारा में जो है अल्टरनेटिव को डायरेक्ट करंट में आपको बदलने की जो युक्ति है, ये आपको कौन सा है, तो ये आपको रेक्टिफायर किसे बोला जाता है, ठीक। तो 63 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, जब बर्फ पिघलती है तब
देखिए जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होता है, ठीक, तो बर्फ़ पिघलती है तो ये क्या होता है, ये आपको बताना है। तो बर्फ़ पिघलकर आपको जल में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन क्या हो जाता है, घटता है। तो आयतन यहाँ घटता हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 64 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है। जो सिल्वेनाइट है ये किसका है, सिल्वेनाइट हुआ या क्लेवेनाइट हुआ, दोनों सिल्वेनाइट क्लेवेनाइट, ये सोना का अयस्क है। और सोना बहुत ही आघातवर्धनीय होता है। 10 ग्राम सोना को पीट कर 2 किलोमीटर लंबे तार आप बना सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा जो आपको चालक होता है विद्युत का, वो कौन होता है, तो वो चांदी होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 66 है, सुमिलित कीजिए। ये आपको बताना है सुमिलित कर कर कि कौन सा सुमिलित है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ सुमिलित कर। जैसे लाइपेज, लाइपेज दे रहा है तो इसमें क्या होगा, वासा विघटन एंजाइम है। लाइपेज क्या है, वासा विघटन एंजाइम है, ठीक। तो एक आंसर 4 हो जाएगा, ठीक, एक यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर आपको दे रहा है यहाँ पर ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या है, प्रोटीन के पाचन में काम आता है, तो यहाँ पर प्रोटीन के पाचन, तो बी के आपको 3 हो जाएगा, ठीक। फिर आता है इमाइलेज, इमाइलेज किसके लिए है, तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए इमाइलेज, तो इसका आंसर हो जाएगा सी के आंसर 1। और फिर इरिप्सिन आता है, डी के क्या हो जाएगा, इरिप्सिन हो जाएगा। तो इरिप्सिन किसके लिए है, तो ये आपको बताना है। तो ये है पॉलीपेप्टाइड अमीनो अम्ल के लिए, ठीक। तो इस यही आपको मिलान कर कर आंसर आपको लगा लेना होगा। ऐसे आंसर आप लगाइएगा तो इसका आंसर ए निकल कर आएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो खाद्य वनस्पति तेल है, ये जो खाद्य की उपस्थिति खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं, तो ये निकल के लिए, ठीक, निकल इसमें मिलाया जाता है उत्प्रेरक के रूप में, ये ध्यान में रखिएगा। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित मनीष नरवाल का संबंध निम्न में से किस खेल से है। तो मनीष नरवाल देखिए, ये आपको अर्जुन पुरस्कार 2020 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था। और यहाँ पर देखिएगा कि ये मनीष नरवाल जो है ये आपको पैरा शूटिंग से है, इसकी ये आपको पैरा एथलीट है एक प्रकार के, ठीक। तो ये आपको देखिएगा 68 के आंसर क्या हो जाएगा, सी। और ये बात अभी याद रखिएगा कि जो ये हैं, ये पैरा ओलंपिक से अभी जो हुआ है, जो टोक्यो में हुआ है जापान में, जिसमें भारत का स्थान 24वां स्थान आया है। टोटल 19 पदक जीते गए हैं, जिसमें से 5 गोल्ड मेडल जीते गए हैं। तो तीसरा जो गोल्ड मेडल जीता गया था ये इनके द्वारा ही जीता गया था। किसके द्वारा, तो मनीष नरवाल द्वारा जीता गया था, ठीक। तो ये इस बार गोल्ड मेडल भी जीते हैं पैरा ओलंपिक में, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है, शूटर है ये, निशाना लगाते हैं और गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक। तो ये आपको एक गोल्ड मेडल जीते हैं, पारा पूछ सकता है ये भी क्वेश्चन बनाकर। और ये 2020 में जो अर्जुन पुरस्कार मिला था इनको ही मिला था, सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 में निम्न में से किसे प्रदान किया गया। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 पूछ रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार पूछ रहा है, ठीक। तो यह अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार जो 2020 है ये मिला है एन.एस. धर्मसक्तु को मिला है। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 69 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो ये जो है इनको मिला है, ठीक। और यहाँ से अगर पूछे कि जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 है ये किसे मिला, तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो 2019 है ये सर डेविड एटनबरो को मिला था, ठीक, सर डेविड एटनबरो को। और यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, अलग अलग जैसे क्वेश्चन पूछता है कि इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 किसे मिला गया था, ठीक, ये पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपको लगाना होगा कि रामानुजम को इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। और यहाँ से एक गांधी पुरस्कार और भी देखिए, यहाँ से मैं आपको जो अभी बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर तो भी हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन का। मैं जो अभी बता रहा हूँ वो याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। देखिए गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया था, ये क्वेश्चन एकदम टपकने वाला है आपके एग्जाम में। तो गांधी शांति पुरस्कार दो, यहाँ पर याद रखिए, फिर से मैं बोलता हूँ, गांधी शांति पुरस्कार 2020 दो दिया गया था शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के आपको प्रथम आपको प्रधानमंत्री बने थे। आपको देखिएगा बांग्लादेश जब अलग हुआ था 1971 में, तो सबसे बड़ा उनका ही योगदान है, और उन्हीं की बेटी अभी आपको प्रधानमंत्री है। तो शेख मुजीबुर रहमान जो है ये आपको क्या, इनको गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था 2020 का, ठीक है। और 2019 का किसे दिया गया था गांधी शांति पुरस्कार, तो ओमान के जो सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद हैं उनको दिया गया था। आगे नंबर 70 देखिए कि 13वें इंडियन प्रीमियर लीग जो 13वें IPL 2020 में हुआ था, इसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार कैसे मिला है, तो ये याद रखिएगा जेफ्रा आर्चर को मिला है, जेफ्रा आर्चर को मिला है। और देवदत्त पिडकल को क्या मिला है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है देवदत्त पिडकल को। और KL राहुल को क्या मिला है, ऑरेंज कप मिला था, और गेम चेंजर ऑफ द सीजन मिला था KL राहुल को, ठीक। लेकिन अभी आपको याद क्या करना है, अभी 14वें जो इंडियन प्रीमियर लीग हो गया है 2021 में, इस बारे में पूछ सकता है, ठीक। 14वें जो IPL हुआ है इस बारे में कि 14वें IPL में कौन जीता है। सबसे पहले तो 14वें IPL में कौन जीता है, चेन्नई सुपर किंग जीता है, ठीक। आपसे ये पूछ सकता है कि इसका स्पॉन्सर किसने किया था, तो वीवो ने किया था, वीवो ने किया था। ये 2021 में जो है 14वें के बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 14वें से क्वेश्चन बनेगा ना कि 13वें से, ठीक है। ये क्वेश्चन 13वें से सेट किया गया है, इसकी पुराना आप देखिएगा बहुत से करेंट अफेयर सेट कर दिया गया है, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा कि द प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे आपको चूज किया गया है 14वें के लिए, तो हर्षद पटेल को चूज किया गया था, हर्षद पटेल को, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे, ये सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे। सबसे ज़्यादा रन किसने लगाया था, तो ऋतुराज गायकवाड़ ने लगाया था। सबसे ज़्यादा रन जो 14वें में लगाए ऋतुराज गायकवाड़ को लगाया गया है। और आपको पर्पल कप किसे दिया गया है, पर्पल कैप, माफ कीजिएगा कप नहीं, पर्पल कैप किसे दिया गया है, तो ये आपको दिया गया है इन्हीं को,
कौन था? हर्षद पटेल को, क्योंकि ये 32 विकेट लिए थे। ठीक, तो आपको 14वें को भी बता दिया, 13वें को भी मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए कि 14वां विश्व कप क्रिकेट किस देश में आयोजित किया जाएगा? 14वां जो विश्व कप क्रिकेट है ये किस देश में आयोजित किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो 14वां जो विश्व कप है ये आपको दक्षिण अफ्रीका में आपको किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कब किया जाएगा? तो ये आपको 2027 में किया जाएगा। 14वां जो विश्व कप है। तो 13वां कब किया जाएगा? तो 13वां जो किया जाएगा ये 2023 में किया जाएगा। और ये कहाँ किया जाएगा? 13वां 2023 में कहाँ किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा, 2023 में भारत में होगा और 2027, क्योंकि 4 साल पर होता है ना विश्व कप। तो 13वां जो होगा ये भारत में होगा और 14वां जो होगा 2027 में ये दक्षिण अफ्रीका में होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट के लेखक कौन है? स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट जो बुक है इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लेखक स्टीव जो यहाँ पर है स्टीव वो। और सौरभ गांगुली ने कौन सा लिखा था? तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरभ गांगुली ने लिखा था। ठीक, 72 के ऐसे आंसर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 73 के नवंबर 2020 में संघाई सहयोग संगठन का 20वां शिखर सम्मेलन किस देश में अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? तो जो संघाई है आपको SCO जिसे बोला जाता है, संघाई सहयोग संगठन, इसका 20वां, देखिए 21वां भी खत्म हो चुका है। तो ये आप देखिएगा ज़्यादातर सेट में जो है 2020 से करंट अफेयर दिया है। तो अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है तो इससे चिंता मत कीजिएगा, आपको इसी साल के करंट अफेयर अपडेट करना है 2021 का। क्योंकि जब भी बिहार अब दरोगा का एग्जाम आप दिए होंगे तो जिस साल में देते हैं उसी साल के करंट अफेयर एक साल के अंतर्गत पूछा जाता है। तो 2020 का पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, 2021 का मैं आपको अपडेटेड बताते चलता हूँ। इसलिए मैं बताता हूँ कि मेरा स्लेट देखने से आपको ये होगा कि अप टू डेट करंट अफेयर की जानकारी मिलेगा। ठीक, अब 20वां शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया था ये किसके आपको अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? तो ये रसिया के आपको किया गया था, रसिया की अध्यक्षता में। ठीक, लेकिन आपसे ये पूछ सकता है कि 21वां अभी जो किया गया है, क्योंकि ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन एकदम टपकेगा। क्या टपकेगा? तो जो 21वां ये किया गया है SCO समिट, ये कहां पर किया गया है? तो ये दुशांबे किसकी राजधानी है? तजिकिस्तान की राजधानी है। और इसमें जो पहले 8 मेंबर थे SCO के, एक 9वां मेंबर भी मिल गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा ही 9th मेंबर कौन है? तो ईरान मिला हुआ है। ठीक, तो ये पूछ सकता है 21वां कहां हुआ है? तो 21वां आपको हुआ है तजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में। और ये तजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हुआ है, तो तजिकिस्तान ने ही इसकी अध्यक्षता किया है। और 9वां जो मेंबर मिला है SCO का वो ईरान मिला है। ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, किस वर्ष तक भारत पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो मलेरिया उन्मूलन कर लेना है 2030 तक, मुख्य रूप से 2030 तक आपको मलेरिया उन्मूलन कर लेना है। अभी चाइना घोषित किया है कि मलेरिया उन्मूलन खत्म हो चुका है, वहाँ पर खत्म हो चुका है, चाइना ने बोला है। अब यहाँ पर देखिए कि 2025 तक टीबी मुक्त होने का भी लक्ष्य रखा है भारत। ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। 74 के आंसर डी हो जाएगा ऐसे। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, अक्टूबर 2020 में निम्न में से कौन सा युद्ध सेवा मेडल पाने वाले भारत की पहली महिला बनी है? तो ये आपको 2020 में युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला कौन सी बनी है ये आपको बताना है। ये है मिंटू अग्रवाल। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, फ्रेंच ओपन 2020 में महिला एकल खिताब के उप विजेता कौन है? यहाँ पर देखिए फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल का उप विजेता पूछ रहा है कौन सा है? तो ये हो जाएगी सोफिया केनिन हो जाएगी उप विजेता। ठीक, और यहाँ पर पूछता है कि ये जो आपको फ्रेंच ओपन हुआ था ये आपको, फिर देखिए सबसे पहले जो होता है ये कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। और सबसे लास्ट में जो होता है ये आपको USA वाला होता है। ठीक, अब यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि जो आपको फ्रेंच ओपन 2021 हुआ है, क्योंकि 2021 से ही क्वेश्चन पूछेगा ना कि 2020 से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, तो 2021 जो हुआ है इसमें किसने जीता है? महिला में किसने जीता? उप विजेता नहीं, महिला ने किसने जीता है? तो बारबोआ क्रिसिकोवा ने 2021 में महिला फ्रेंच ओपन 2021 जीता है। ठीक, और नोवाक जोकोविच जो है इन्होंने आपको मेंस में जीता है। ठीक, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो ये 2021 का भी मैं इसलिए आपको बताते चलता हूँ। ये आपको उप विजेता पूछ रहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सोफिया केनिन हो जाएगा। ये 2020 का पूछ रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को पहला स्थान मिला है? तो एशिया पावर इंडेक्स या आपको कोई भी फायर इंडेक्स जो किया जाता है, जो कि आपको शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, शक्ति प्रदर्शन, उसमें आपको देखिएगा भारत का स्थान 2021 में भी अब चौथा स्थान आया है। और एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भी भारत का स्थान चौथा ही है। पहले पर अभी भी आपको कौन है? अमेरिका है। तो कोई भी पावर इंडेक्स आएगा, पावर इंडेक्स आप देखिएगा उसमें अमेरिका पहले पर होता है, दूसरे पर रसिया होता है, तीसरे पर चाइना होता है और चौथे पर भारत आ जाता है। ठीक, ये मुख्यतः आप देखिएगा कोई भी पावर इंडेक्स आता है तो ये 2020 हो या 2021 हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पहले पर पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। जो बाइडेन अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो जो बाइडेन अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 78 क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, 38वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है? तो 38वां जो शिखर सम्मेलन है, आसियान के शिखर सम्मेलन, ये किस देश में प्रस्तावित है? तो देखिए दो लगातार होते हैं, देखिए 38वां होगा या 39वां होगा, एक साथ होंगे। ये जो होंगे ये बुरनई में होंगे, 2021 में बुरनई। तो ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन पूछ सकता है कि 38वां या 39वां जो शिखर सम्मेलन हो आसियान का, ये कहाँ पर हुआ है? तो बुरनई में भी स्थान पूछ सकता है। तो ये भी स्थान भी याद रखिएगा, बंदर से बुरनई में ये आपको स्थान है। और ये जो होता है ये आपको आसियान है जो, ठीक, जो कि आपको देखिएगा जो भारत के इधर वाले कंट्री हैं,
दक्षिण पूर्व में जो स्थित कंट्री हैं वो आप एशिया के, उसमें ही ये आसियान आपको मिलाकर बनाए हैं सम्मेलन, ठीक। यही करते हैं टाइम टू टाइम। तो 39 का आंसर क्या, माफ कीजिएगा 79 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यहाँ पर ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो 80 का आपको बताना है कौन से कथन सत्य नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार 1969 से शुरुआत किया गया, ये बात सही है, प्रदान किया गया था, सही बात है। मतलब घोषणा किया गया था 1968 में और शुरुआत कर दिया गया था 1969 में प्रदान कर दिया गया था, ठीक। इलिनियर ओस्ट्रोम अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, ये भी बात सही है, बी भी सही है, ठीक। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2020 में संयुक्त रूप से 2 ब्रिटिश, देखिए यहाँ पर 2 ब्रिटिश नहीं होगा, 2 अमेरिकन नागरिक होगा, और वो कौन थे, तो पॉल और मिलग्रोम थे और रॉबर्ट बी विल्सन थे, ये 2 अमेरिकन नागरिक थे। तो यहाँ पर जो ब्रिटिश दे रहा है ये गलत हो जाएगा, तो तीसरा सिर्फ गलत दे रहा है, इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो तीसरा सही नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, किस मंत्रालय के द्वारा असीम पोर्टल की शुरुआत की गई, किस मंत्रालय के द्वारा असीम पोर्टल की शुरुआत की गई थी, आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा, कौशल विकास और उद्यमिता में इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 82, आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल को आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश के कौन है, तो विश्वभूषण हरिचंद्रन है, ठीक। विश्वभूषण हरिचंद्र, ये आपको 82 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। आरिफ मोहम्मद खान, तो ये सभी को पता है कि ये केरल से हो जाएंगे, आरिफ मोहम्मद खान। बैजूवाला तो कर्नाटक, और तमिलिसाई बाई सुंदरराजन तेलंगाना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, भारत सरकार के वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है। भारत सरकार जो है ये पूछ रहा है कि वर्तमान इसके मुख्य सलाहकार कौन है। तो ये वर्तमान जो भारत सरकार के वर्तमान मुख्य यहाँ पर वैज्ञानिक सलाहकार पूछ रहा है ये कौन है, तो ये हो जाएंगे के विजय राघवन हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। के विजय राघवन भारत सरकार के वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है। और ये जो हो जाएंगे कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम जो हो जाएंगे, ये आपको केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हो जाएंगे। और सुरक्षा सलाहकार तो आप लोग जान ही रहे, अजित डोभाल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के सहयोग संगठन के महासचिव कौन है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन के महासचिव कौन है, ये आपको बताना है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के जो महासचिव, इसका आंसर हो जाएगा इसाला इरवन विराकुन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, श्रीलंका से है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, नवंबर 2020 में भारत ने खगोल विज्ञान में वैज्ञानिक और तकनीक सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो ये 2020 का क्वेश्चन है, नवंबर का है। खगोल विज्ञान में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए आपको कौन, तो ये स्पेन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 85 के आंसर हो जाएगा ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 कि दिसंबर 2020 में बुरेवी चक्रवात कौन से राज्य को प्रभावित किया। तो बुरेवी चक्रवात जो है ये कौन से राज्य को प्रभावित किया था, तो ये तमिलनाडु राज्य को प्रभावित किया था, ये याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो बारिश होता है जाड़ों के दिनों में, अभी देखिएगा, अभी जो मैं इस समय जो वीडियो बना रहा हूँ जाड़ा के दिन अभी चल रही रहा है, तो आप देखिएगा कि आंध्र प्रदेश में काफ़ी बारिश हो रहा है, काफ़ी बाढ़ उड़ा है, काफ़ी लोग मारे भी जा रहे हैं, ठीक। तो आप देखिएगा लौटती हुई जो मानसून आता है ये जाड़े के दिन में, आप देखिएगा आंध्र प्रदेश हुआ या तमिलनाडु मद्रास वाला क्षेत्र में काफ़ी बारिश करता है। और भी आपको चक्रवात से भी काफ़ी बारिश होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, दिसंबर 2020 में आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ। देखिए ये दिसंबर 2020 का दे रहा है, ठीक। आपसे पूछ दे 2021 में कहाँ हुआ, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए दिसंबर 2020 देती है, मध्य प्रदेश में हुआ था। दिसंबर 2020 में आदि महोत्सव का हुआ था, ये मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक। और नुआखलाई महोत्सव का भी, नुआखलाई जो महोत्सव हुआ था ये उड़ीसा में हुआ था, नुआखलाई जो महोत्सव हुआ था उड़ीसा में। और ये जो आदि महोत्सव होता है ये आदिवासी से रिलेटेड महोत्सव, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब यहाँ पर जो 2021 में ये हुआ है, बिरसा मुंडा के आप देखिएगा उन्हीं के उपलक्ष्य में आपको हुआ है, ये जो हुआ है आदि महोत्सव, ये आपको नई दिल्ली में हुआ है, ठीक। दिल्ली में हुआ है, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा, अभी 2021 वाला, तो ये भी पूछ सकता है, ठीक। अब आप यहाँ पर याद रखिएगा कि ये एक आपको आदि से एक आपको त्यौहार भी है, आदिपुरम फेस्टिवल। तो आदिपुरम जो फेस्टिवल है ये आपको तमिलनाडु का फेस्टिवल है। आदिपुरम फेस्टिवल जो है ये तमिलनाडु का फेस्टिवल है। आदि महोत्सव 2021 कहाँ हुआ है, तो ये पूछेगा तो आपको दिल्ली में लगाना है। आदि महोत्सव जो है 2020 कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 2020 पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कितना है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 53 है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 88 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, कपिला अभियान का संबंध निम्न में से किस मंत्रालय से है। कपिला अभियान जो है ये किस मंत्रालय से संबंधित है, ये आपको बताना है। 89 का आंसर, तो कपिला अभियान का संबंध शिक्षा मंत्रालय से है। किसका, शिक्षा मंत्रालय से, ठीक। और इसमें क्या किया जाएगा, तो इसके तहत भारत सरकार आविष्कारों के महत्व के बारे में छात्रों को जागरूक करेगी, अलग अलग आविष्कार के बारे में। तो कपिला क्या हो जाएगा, ये आपको शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आ जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 90, हाल ही में किस राज्य के सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। अभी 46 रामसर स्थल हो चुके हैं भारत में पूरे, और हाल ही में किस राज्य के सूर सरोवर झील को स्थल दिया गया है, रामसर स्थल दिया गया है। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी, उत्तर प्रदेश के सूर सरोवर झील को रामसर स्थल दिया गया है, ठीक। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए,
सहयोग काजिन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया जाता है? सहयोग काजिन सैन्य अभ्यास जो है इसका आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका किया जाता है जापान के साथ। जापान और भारत करता है सहयोग काजिन। क्वेश्चन नंबर 92 के किस राज्य के प्रसिद्ध मिर्च डल्ले खुरसानी को भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिला है? तो ये किस राज्य के भौगोलिक मिर्च है जिसे आपको क्या मिला है, संकेतित दर्जा मिला है? इसका क्या नाम है? डल्ले खुरसानी। तो इसका बताना है। क्वेश्चन नंबर आपको 92 है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम हो जाएगा। ये सिक्किम के प्रसिद्ध मिर्च जो है डल्ले खुरसानी को भौगोलिक संकेतक मिला है। गोवा के हर्बल मिर्च है, खोला मिर्च है और मंदोली केला है। मणिपुर के चकहाव एक चावल है, इसको भी भौगोलिक संकेत मिला हुआ है। ठीक, आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, एक वैज्ञानिक कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने ही उत्पाद पेश करती है जितने उस मोहल्ले में मकान है, फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं। तो यदि मोहल्ले में 25 मकान है तो उसके कुल उत्पाद कितने थे? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि उतना ही उत्पाद देती है जितना मोहल्ले में मकान है। तो 25 मकान है तो 25 में 25 आपको गुणा कर लीजिए, 625 आ जाएगा। और बच कितना जा रहा है? 5, तो इसमें 5 जोड़ लीजिए तो 630 आ जाएगा। तो 93 का आंसर क्या है यहाँ पर निकल करेगा? सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 अपने से बनाना है आपको। मैं बस मैथ का आंसर बता देता हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा 94 का। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 95 के आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 95 का डी हो जाएगा आंसर, ये लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 लगाइएगा तो 21 सेंटीमीटर आएगा, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 आपके सामने है, तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए आपके सामने है, तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 97 आप लगाइएगा तो थोड़ा सोच समझ कर लगाइएगा, क्योंकि ये आपको ऑप्शन में आप देख लीजिएगा, ऐसे इसका आंसर बी दे रहा है। ये क्वेश्चन आप बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पर है कि क्वेश्चन नंबर अंशियन किस देश की राजधानी है? अंशियन किस देश की राजधानी है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपको 98 है, इसके पराग्वे की राजधानी अंशियन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 99 है मुखौटा नृत्य। तो जो मुखौटा नृत्य है ये किससे रिलेटेड है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश से। आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 100 है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? ये आप देख लीजिए सभी ऑप्शन इसका। तो राइडर कप जो है ये गोल्फ से संबंधित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, तो ये टोटल मैंने 100 क्वेश्चन कराया, कितने क्वेश्चन सही किए जरूर बताइएगा। अगर देखिए कोई भी जो करंट अफेयर 2020 के मतलब बीच महीने से देता है, मैं उसको अपडेट कर 2021 वाला भी बता देता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन देता है आप आराम से कर लीजिए। ठीक, अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक बताना है, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जो कहीं कहीं आंसर गलत दिया रहा था उसको भी मैं सही कर आपको बता देता हूँ। ठीक, वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।